बच्चों का भला हो, महिलाओं का भला हो, ऐसी तमाम वो व्यवस्थाएं खड़ी की। उससे पूर्व में आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने लगातार हम सबका, खासतौर से गरीब आदमियों का, एससी समाज का शोषण करने का काम किया। जब चुनाव आते हैं हम सब के बीच में वो खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके हम सब की वोट लेकर के वो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। लेकिन साथियों, एकदम से हर गरीब आदमी को जो सरकारी योजना लाती है उसका लाभ आप सबको मिल रहा है। साथियों, नायब सैनी जी ने जिस तरह से 56 दिन का उनको समय मिला है, जिस तरह चाहे एमएसपी पर हर अपने प्रदेश की जितनी भी फसलें हो खरीदने का काम हो, हमारी गरीब महिलाएं बहनें जिनकी आय 1,80,000 तक 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, ऐसी तमाम घोषणाएं नहीं की, कैबिनेट में पास करा करके वो आप सबको देने का काम किया। और साथियों, पिछली बार प्रदेश में हमारी सरकार थी, लेकिन साथियों दुर्भाग्य से सिर्फ 2200 वोट से हमने एक ऐसा क्षेत्र से विधायक बनाया जिसने साथियों 5 साल इस क्षेत्र का शोषण करने का काम किया। जितने विकास के कार्य हम सब ने खड़े किए थे, जिनको हमने लगभग 70% तक अगर वो पूरे भी कर चुके थे, 30% काम भी वो एक ईंट उन पर लगा नहीं पाया। इसलिए साथियों, हम सब ने अब देखना है, क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है और 5 साल का समय या तो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं या वर्षों पीछे फिर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि 5 तारीख को एक वोट आप कमल के सामने वाला बटन दबाकर इस बेटे, इस भाई को अपना आशीर्वाद दे। माननीय नायब सैनी तीसरी बार सरकार बने, उसका आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, सशक्त बने, ताकि जितने हमारे अधूरे काम है हम सब वो आने वाली आपकी अपनी सरकार होगी। जो माननीय नायब सैनी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने आप सबके लिए सोच रखा है, जो सपने हैं, वो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वो सपने पूरे होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से पिछली बार 1100 करोड़ रुपए हमने अपनी इस विधानसभा क्षेत्र में लगाने का काम किया था, आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रह करके मैं जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जो रुके हुए काम है वो कराने का काम करूंगा। और साथ ही आप सबके बीच में एक विधायक नहीं, एक भाई बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत 12,000 मतों से आपको विजय कराया था। जोरदार तालियों के बीच निवेदन, हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय मनोहर लाल जी आए और अपना उद्बोधन हम सबको दे। जोरदार तालियों के बीच माननीय मनोहर, धन्यवाद। भाई कि मैं दम दिखाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये अवसर बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ के इतिहास में एक विशेष दिन जुड़ने वाला ये अवसर है। आज हरियाणा विधानसभा की जो इस समय प्रत्याशियों के नामांकन चल रहे हैं, उसी कड़ी में नीलोखेड़ी विधानसभा से हमारे श्री भगवान दास जी कबीरपंथी, जो यहाँ से पूर्व में भी विधायक रहे हैं, उनका ये नामांकन का ये दिवस। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई बहनों, आज के इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं और हमको इस चुनाव में सहयोग करने के लिए, भगवान दास जी को आशीर्वाद देने के लिए विशेष तौर पर हमारे श्री सतीश गौतम जी सांसद उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। उनकी देखरेख में ये पूरे करनाल की 5 विधानसभाओं का काम हमारे सुभाष गौतम जी सांसद हैं स्वयं। मैं भी एक सांसद होने के नाते आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे जिम्मे में पार्टी और भी कुछ काम लगा के रख रही है। शायद उतना समय जितना मुझे इस लोकसभा में देना चाहिए उतना तो शायद नहीं, लेकिन आज मैं आपके बीच में आया हूं। फिर से आपके बीच में समय समय पर आता रहूंगा। चाहे अन्य हमारे प्रमुख स्थान है, नीलोखेड़ी है, और भी जो बड़े बड़े गाँव हैं, उस नाते से एक बार जरूर मेरा एक चक्कर लगेगा। लेकिन आज तो मैं प्रारंभ में एक अपील करने आया हूं और हमारे जो अन्य स्थानीय यहाँ के हमारे चाहे मंडल अध्यक्ष हैं श्री महिपाल राणा जी हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं, करवीर
शर्मा जी हैं, बलवीर मराठा जी हैं, फिर हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता जैसे गुरमेश गंगत जी यहाँ बैठे हैं, अमरनाथ सौदा जी हैं, किसान नेता हमारे राजेंद्र आर्य जी, ये भी बहुत प्रमुखता से यहाँ इस इलाके में काम कर रहे हैं। हमारे कृष्ण गर्ग जी हैं जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं, करनाल के आप रहने वाले हैं। फिर शिवनाथ कपूर, कई आदमियों के बराबर एक ही आदमी है। अमन त्यागी जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, श्रीनिवास शर्मा जी, बलवान फौजी, लवली कुकरेजा जी, मदन पाल जी, नाम तो और बहुत हैं, लेकिन जिनका नाम ले लिया वो सब जी, जिनका नाम नहीं लिया वो भी सब जी। हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, हम देखते हैं कि ये पिछले 10 साल का शासन और उससे पूर्व कांग्रेस का 10 साल का शासन, अगर इसका एक अनुभव ये हम सब कर रहे होंगे, जनता भी सब कर रही है। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग भूल गए हों, लेकिन जनता नहीं भूली है। जनता उन सब 10 साल पहले की बातों को याद रखती है कि जब एक भय का वातावरण था, एक भ्रष्टाचार का वातावरण था, सामान्य आदमी भटकता रहता था इस दफ्तर में उस दफ्तर में, कभी वो करनाल के चक्कर काटता था तो कभी चंडीगढ़ के चक्कर काटता था, कभी दिल्ली के चक्कर काटता था, और किस प्रकार गरीबों पर अत्याचार होते थे, कैसे अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, उनको अपना अधिकार मिलता नहीं था, और अगर कोई दिलवाने भी लेकर के पकड़ के जाता था, उनके जो एजेंट थे वो एजेंट लगातार उनके साथ संपर्क में रहते थे, चलो आपका काम मैं करा के देता हूं। पैसे भी लेते थे, लूटते थे, और कभी कभी लूटने के साथ साथ कूटते भी थे। कुटाई भी की उन लोगों ने, और वो दिन याद है, सबको याद है। भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का शासन भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का हमने संकल्प लिया हुआ है। ये जो नौकरियां थी ये बिकती थी। जिस नौजवान ने या नवयुवती ने नौकरी लेनी होती थी, या तो अपने पिताजी के किले बिकवाते थे या माताजी के गहने बिकवाते थे, तब जाकर के कहीं नौकरी वाले के द्वार पर पहुंचते थे। कभी कभी तो पैसा लग जाता था, बाद में उनकी हाथ खड़ा करते थे, मेरा बस नहीं चला, पीछे पड़ के पैसे वापस लेने के लिए घूमते रहते थे। FIR तक होती थी, लेकिन एक बार जो उसे हाथ से छूटता उनको वापस मिलता नहीं था, कई घर बर्बाद हो गए। अपने अपने रिश्तेदारों को, चहेतों को सब नौकरियां देते थे, और यहां तक हमने उस समय देखा HCS का जो रिजल्ट आता था उससे पहले लिस्ट मंगवा लेते थे कि ये 100 लोग चुने जाने वाले हैं। फिर वो अपने लोगों को कहते थे अच्छा इन 100 लोगों में से जो कोई कुआरा है जाके पहले उसका रिश्ता करके आओ, फिर उसको HCS बनाएंगे। वरना इन बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के इनके रिश्तेदारी सारे HCS क्यों है? आज किसी का रिश्तेदार ऐसा बिना योग्यता के बनता है? कोई HCS या सरकारी नौकरी में जाता है क्या? नहीं। कम से कम मैं कह सकता हूं मनोहर लाल खट्टर का तो कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं गया पिछले 10 साल में। नौकरी तो क्या, अगर मैं बहुत लोगों से पूछ लूं कि भाई मनोहर लाल के भाइयों का बहनों का नाम ही बता दो, नहीं तो ये चुन्नू मुन्नू सारे चौथे फ्लोर पर लगे रहते थे। सारे फोर्थ फ्लोर पर राज उनका होता था। हमने भाइयों बहनों इन सब एजेंटों का, इनको मैं कहता हूं धड़ कपड़िए, इन धड़ कपड़ियों के कपड़े उतरवा करके खूंटी पे टंगवा दिए, सारे बेरोजगार के हो गए। ये लिखते रहते हैं बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी। अरे बेरोजगारी तो उनकी हो गई जो आपके चहेते थे, उनका रोजगार भ्रष्टाचार वाला खत्म हो गया, CLU गैंग खत्म हो गए, भर्ती के बदली के ये गैंग खत्म हो गए। बदलियों के पैसे लेते थे, हमने कहा नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, जिसका अधिकार जहां होगा वहां जाएगा, जहां इच्छा करता वहां चला जाए। जो पीड़ित है, जो बुजुर्ग है, जिसकी आयु ज्यादा हो गई है, हमारी बहन बेटियां
जिनको घर के नजदीक आना है पॉलिसी में उनको पहले लाया जाता है। जो थोड़ा नौजवान है उसको कहते हैं 2-4 साल 5 साल भैया दूर जाकर के नौकरी कर लो, कोई बात नहीं, आपका लंबा समय है नौकरी करने का। ये पॉलिसी बनाई, ठीक बनाई कि नहीं बनाई हमने? बहुत बढ़िया। नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची दी कि नहीं हमने? हमने बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बनवाई कि नहीं बनवाई? आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनता कि नहीं बनता? राशन कार्ड डबल हुए कि नहीं हुए? तो ये सारे काम आम जनता के सुख के लिए, गिनाने के लिए मित्रों बहुत कुछ है मेरे पास गिनाने का, लेकिन जो उनसे समय की बीमारियां, चाहे क्षेत्रवाद हो, पूरे प्रदेश को कभी उन्होंने सरकार के नाते से नहीं झेला। वो अपने अपने इलाके को देखते थे, यही मेरे लिए हरियाणा है। लेकिन हमने अपने इस करनाल विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं हमारे गर्ग साहब कृष्ण जी, मैंने कहा कि करनाल में उतना ही काम होगा जितना बाकी हरियाणा में होगा। यही कहा था। आप लोग मुझे, आपने विधायक बनाया, मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का बना, जनता हरियाणा की पूरी जनता ने सहयोग किया, लेकिन आखिर हरियाणा मेरा अपना पूरा देश, पूरा परिवार है, यानी पूरा प्रदेश। ये 3.25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान करके लगातार काम किया 9.5 साल। अभी हमसे हिसाब मांगते हैं कि आप अपना हिसाब दो। 2 बातें हिसाब के बारे में बता रहा हूं। एक बात, हमारा हिसाब जनता के पास है और जनता आपको हिसाब नहीं जवाब देगी आपके पास। दूसरी बात, हमारे नए मुख्यमंत्री, भले वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन काम का अवसर सिर्फ उनको 2 महीने का मिला, श्री नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी जी ने अपनी रफ्तार, अपनी गति इतनी तेज बढ़ा दी कि मैं आज उससे प्रसन्न हूं कि मेरे से भी ज्यादा तेज गति उनकी है। 2 महीनों में 126 काम नए उन्होंने किए हैं। अरे हम ये 2 महीने के 126 काम आपके 10 साल पर तो ये भी भारी पड़ते हैं। 10 साल की तो बात ही क्या करते हैं। हमारे 2 महीने के काम, ये भी आपके जो 10 साल थे, यानी 2004 से 2014 तक, उस पर भारी पड़ते, उस पर भारी पड़ते। आज किसानों को उनका कोई नुकसान हो जाए, भरपाई, क्षतिपूर्ति भरपाई फोटो पर जाकर लिख देते हैं कि मेरे खेत में नुकसान हो गया और इसका मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। तुरंत हमारे सरकारी कर्मचारी, चाहे पटवारी जाए, चाहे तहसीलदार जाए, जाकर चेक कर लेता है कि बात ठीक है और तुरंत उनको पैसा उनके खाते में पहुंच जाता। हमारे यहाँ 10 साल का मुआवजा उनके 10 साल के मुआवजे से 11 गुना है, 11 गुना। उनका कुल मिलाकर के 10 साल का मुआवजा था 1100 करोड़ और हमारा ये 10 साल का मुआवजा हो गया 13,000 करोड़। ये किसानों को 13,000 करोड़ का मुआवजा दिया है। उनके 2 रुपए के चेक थे उनके हमारे किसान नेता बता रहे हैं 2 रुपए का चेक देते थे। 2 रुपए के चेक हमारे पास उसके फोटो आए हुए हैं। लेकिन हमने आने के बाद तय किया कि अगर 1 एकड़ में 10 हिस्सेदार भी है ना, और उनका मुआवजा अगर कम बैठता है एक हिस्से का, तो हर एक हिस्सेदार को न्यूनतम 500 रुपया जरूर मिलेगा, चाहे 10 हिस्सेदार है 5,000 का जाएगा तो जाएगा। क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। 500 रुपए से नीचे किसी को चेक नहीं मिलता, चाहे छोटा सा हिस्सा भी, 1 कनाल भी अगर उसका हिस्सा है तो भी। तो मित्रों, किसानों को फसल बेच के आते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर जो राशि है, जो पैसा है, सीधा उनके खाते में पहुंचता है। मेरे यहाँ व्यापारी भाई, आड़ती भाई नाराज ना होना, नाराज ना होना, पहले उनके माध्यम से जाता था। गुप्ता जी पूरी एसोसिएशन आड़ती, क्योंकि मुझे पता है नीलो खेड़ी अगर विधानसभा है तो हमारे आड़तियों की, शेलर वालों की विधानसभा है। मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम। देश भर का सबसे ज्यादा धान वो कहाँ होता है? वो इस नीलोखेड़ी विधानसभा में होता है। और केवल धान नहीं, क्वालिटी का धान, त्रावणी की बासमती दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। मेरे पास अभी पिछले दिनों में बासमती के कुछ व्यापारी आए कि हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया कि भारत सरकार ने
उसके ऊपर एक MSP लागू कर दी कि $80 प्रति क्विंटल, इससे कम आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना? आपकी जानकारी के लिए अभी कैबिनेट मीटिंग हो गई है और उसमें वो जो 80 रुपए वाली लिमिट है समाप्त कर दी है। आपको अपने व्यापार में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं। और इसमें हमारे किसान का भी लाभ है, हमारे व्यापारी का भी लाभ है, क्योंकि किसान भी चिल्लाता है मेरा बासमती अब वापस 2-2.5 हज़ार पर आ गया। उसका रेट ज्यादा मिलता था, इसलिए ज्यादा मिलता था कि व्यापारी को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता था। अगर व्यापारी को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल गया, किसान को भी रेट ऊंचा हो गया, तो दोनों को लाभ हो गया। और बासमती भाई लोकली यहाँ जाए इसने खाना है, वो 30 रुपए किलो भी खा लेगा, 40 भी खा लेगा, 50 रुपए किलो भी खा लेगा, उसको बासमती वाले को फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी का चावल का रेट वही है जो पहले था, वो भी उसको BPL वाले को तो फ्री मिलता है, किस चीज रेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, मैं तो ये कर रहा हूं कि इस 10 साल में अभूतपूर्व काम हुए हैं और हमने काम करते हुए शोर नहीं बचाया। कभी ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमारी क्रांति ये मूक क्रांति है, मूक क्रांति। मूक क्रांति मतलब समझते हैं? चुपचाप 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 खामोशी से काम। वरना इतने पोर्टल हमने चालू किए हैं, अब किसी को किसी अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है तो अपना जा करके कंप्यूटर वाले दफ्तर में चले जाओ, मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दो, आधा घंटा बैठो, लाइसेंस रिन्यू करा करके ले आओ। आपने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है, जा करके 1 घंटा बैठो, रिन्यू करा के ले आओ। लाइसेंस की कमीशन कितनी होती थी? ये जो गाड़ियों को अपने परमिट का रिन्यू कराना होता था, क्या माफक लगती थी। छोटे से लेकर बड़े तक सबके रेट बंधे हुए थे। अब किसी को पैसा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। खट्टर साहब, मैंने NDC अपने फोन से निकाल ली है। अपने फोन से निकाल ली, घर अपने फोन से घर बैठे। अब ये मूक क्रांति है। कांग्रेस वाले लोगों के काम एक करना, शोर 100 का मचाना। नीचे जमीन पर कुछ होता नहीं था। टीवी पर दुनिया भर के पैसे खर्च कर हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 चलता रहता था। नंबर 1 वो किस चीज में होता था? अत्याचार में नंबर 1 होता था, महंगाई में नंबर 1 होता था। महंगाई के बारे में बोलते मैं एक आंकड़ा बताता हूं। इनके समय में 2006 से लेकर के 2016 तक 10 साल में जो थोड़ा कर्मचारी वर्ग है वो समझता होगा, एक उसके अंदर DA की किस्त लगती है कर्मचारियों की, लगती है ना? 2 बार साल में जी, साल में 2 बार लगती है, लेकिन 10 साल बाद उसको जीरो करके उसमें कंज्यूम कर देते। 2006 में जीरो थी और 2016 में बढ़ते बढ़ते उसकी जब रेट हो गया था वो 126% हो गया। बिल्कुल हो गया 10 साल 2006 से 2016 से आज 2024 8 साल बीत चुके हैं और 8वें साल के भी 50 दोनों किस्तें लग चुकी हैं 2024 की जनवरी और जुलाई। अभी तो केवल 2025 की 2 लगनी बाकी है, 26 में फिर जीरो हो जाएगा। यानी 9 साल में, अभी 9 साल में आपको पता होगा DA की किस्त कितनी है 9 साल के बाद? 50% है सर। 50। उस समय 10 साल में कितनी थी? 126%। आप 9 साल में 50, 1 साल बाकी बचा है, एवरेज 6% लगा लो, 7 लगा लो, 8 लगा लो, 10 लगा लो। आज अनाउंस होने वाली है जी, कर्मचारी हूँ मैं, रिटायर्ड हूँ। आपको पता लग गया ना? पता, आज अनाउंस होने वाली है, शायद आज हो जाएगी सितंबर में। तो मेरा ये कहना है कि हमारे 10 साल में 55-60%, जी, जी। उनके 10 साल में 126%। हाँ। महंगाई वो थी। कर्मचारियों को चलो ठीक है, उसका तो कंपनसेट हो जाता है, उसको मिल जाता है, लेकिन सारे तो कर्मचारी नहीं है, जनता को तो भुगतना पड़ता है। ठीक बात है। महंगाई जनता के लिए उस 10 साल में थी और अब तो हमारे मोदी जी ने कुछ सहायता कर दी, कुछ प्रदेश ने सहायता कर दी, घोषणा करके लागू भी कर दी कि अब गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा, ज्यादा हमें अच्छा। हर किसी को। और कल ही ये घोषणा मोदी जी ने पहले कर दी थी, कल से लागू हो गई है कि हम जो 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड का मिलता था साल में, हर परिवार को 5 लाख रुपए का मिलता नहीं था, उसका लाभ लेने की हमारी, यानी अगर बीमार हो जाए तो उसमें हमारी एंटाइटलमेंट थी, हमारी पात्रता थी 5 लाख रुपए साल की। लेकिन अब 5 लाख रुपया बुजुर्गों का जो 70 साल से ऊपर है,
चाहे किसी भी परिवार का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको 5 लाख रुपए का एंटाइटलमेंट अलग से 70 साल की उम्र के हर व्यक्ति को, 2 बुजुर्ग है तो दोनों को, 3 है तो तीनों को, हर यानी व्यक्तिशः 5 लाख रुपए 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को मिलेगा। अब जो पहले से 5 लाख रुपए जिनको परिवार का मिल रहा है, और उसमें मानो एक बुजुर्ग है तो 5 लाख, बाकी परिवार 70 साल से नीचे वालों का, बुजुर्ग का अलग से 5 लाख, उसका 10 लाख हो जाएगा। 2 बुजुर्ग हैं तो 15 लाख रुपए हर बुजुर्ग के लिए अलग 5 लाख। यानी ऐसी सारी योजनाएं कांग्रेस ने कभी ना तो पहले कभी सोची, इतने सालों में 10 जन्म सोच नहीं सकते कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हो रहा है। मित्रों, मुझे अपनी अंतिम बात कह करके समाप्त करूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ जा रही है। शोर बड़ा करेंगे, कांग्रेस सरकार आ रही है, भाजपा जा रही है, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपने समर्थन में, इस बात के समर्थन में 2 बातें मैं कहूंगा। 2 बातें अगर आप इसका एनालिसिस कर सको तो। पहली बात, जब से हरियाणा बना है, पहले केंद्र के चुनाव होते हैं, बाद में प्रदेश के होते हैं, और प्राय हर बार केंद्र में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी की प्रदेश में बनती है। ये आप उठा करके ये हरियाणा का इतिहास है। इसलिए पहला तो इस बात का समर्थन में बात बता रहा हूं। दूसरा, जब जिसकी नैया डूबने लगती है ना, वो दूसरे का सहारा लेने लगता है। कांग्रेस पिछले 10 दिन से ढूंढ रही है, कोई आ जाए हमारे से गठबंधन कर ले, कोई आ जाए हमारे से गठबंधन कर ले। अर्थात उन्होंने सोच लिया है कि उनकी नैया डूब रही है, बचाने के लिए गठबंधन में तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन वाला भी सामने इनसे हाथ कोई मिला नहीं रहा है। तुम अपने घर, हम अपने घर, इसका मतलब ही है ये हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ रही है। और आज आखिरी दिन है नामांकन का। हमारे तो 60 के 60 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इनके आज भी 60 नहीं 90, इनके आज भी 81 प्रत्याशी घोषित हुए, 9 इस समय तक भी लटके हुए। इस समय, अब समय हो गया 11 बजे, 4 घंटे बाकी है नामांकन में। 9 प्रत्याशियों की घोषणा इस समय भी नहीं हुई है, 15 तो रात की है। तो मित्रों, इनके घर में क्या कितना मामला है, बावेला है, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे अब निवेदन ही करूंगा कि आप लोग हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने इस विधानसभा से हमारे प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री भगवान दास जी कबीरपंथी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके और इनको सफल बनाने का काम आपने करना है। पिछली बार एक चूक हो गई, वो चूक आपसे भी हो गई, बड़े लोगों से भी हो गई। उस चूक को दोबारा नहीं होने देना है। नहीं, बिल्कुल। और जिस शख्स ने यहां से जीत करके हमें समर्थन देने की बात की थी, वास्तव में वही एक ऐसा कारण बना था कि हमको, क्योंकि हमारी सीटें 40 आई थी, 6 सीटें बहुमत से कम थी, केवल इस शख्स के कारण से हमको एक दूसरी पार्टी का समझौता करना पड़ा था। अगर उस हमारे इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए दूसरी पार्टी को हमें लाभ देना पड़ा, उसमें कारण आपका यहाँ का उस समय का विधायक। अगर ये जिद ना पकड़ता तो शायद हम वो काम न करते। जनता ने हमको बाद में कोसा कि आपने उससे क्यों समझौता किया, अपने आप ही छोड़ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आज तक मैं बोला नहीं हूं, आज इस मंच से बोल रहा हूं। और इस विधायक ने हमें हमें जो 4.5 साल, क्योंकि 4.5 साल का अनुभव मुझे है, बाद में तो छोड़ेगी नहीं, 4.5 साल में जो परेशान रखा आपको बता नहीं सकता। हमारी पार्टी ने दाव देके हमें नुकसान दिया उसने। मैं तो कह रहा हूँ सारा नुकसान दिया, और उसने हमें भी परेशान बहुत किया। उसने किया, बाकी और उसके साथियों ने किया,
बहुत परेशान किया, क्योंकि अब बातें ऐसी हैं जो अब ऐसे मंच पर बोलना शोभा नहीं देता। एक ही संकेत आपको करता हूं कि उस व्यक्ति को जब भी गलती हुई हो गई, इस बार संभल करके, और हम लोगों ने अपने प्रत्याशी भगवान दास जी कबीरपंथी को जिताना है। आप लोग भारी मतों से भगवान दास जी को जिताएंगे, जिताएंगे, जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। एक तरफा माहौल है जी, नीलो गड़ी में एक तरफा माहौल है।